क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो हैं कैंपेन करती हैं, पब्लिक मीटिंग करती हैं। उन पब्लिक मीटिंग में कुछ वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं और ख़ास करके जो वर्ड पिछले 20, 25, 30 सालों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनमें हिजाब है, मुसलमान है, जिहाद है, फिर लव जिहाद है, वोट जिहाद है, लिंचिंग है, मीट है, बीफ है, हिजाब है और मुजरा है। तमाम तरीके के वर्ड आते रहे हैं, आप देखते रहें, सुनते रहें। और औरंगज़ेब है, बाबर है, मुग़ल है। अब उसमें एक और तरक्की हुई है, एक नई एंट्री हो रही है, एक नया कैरेक्टर आ रहा है और उस कैरेक्टर का नाम है अहमद शाह अब्दाली। अब ये कैरेक्टर कैसे आया, किसने लाया, आपको इसकी डेफिनेटली जानकारी होगी। हम उस विषय पर बात नहीं करेंगे। हम क्यों इस तरीके की वोकैबुलरी लाई जाती है और क्या है इसका मायने, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में जो माननीय होम मिनिस्टर हैं, अभी पिछले दिनों वो महाराष्ट्र गए थे। महाराष्ट्र में उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग के दौरान कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में एक भाषण दिया और उसमें उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी जो है वो औरंगज़ेब फैन क्लब है और इस फैन क्लब के जो लीडर हैं वो कौन है, वो उद्धव ठाकरे जी हैं, जो कि उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के नेता हैं। अब चूंकि मुसलमानों का वोट अभी महाविकास आघाड़ी के लिए लोकसभा चुनाव में हुआ है और मुस्लिम्स ने वोट भी शिवसेना के उद्धव गुट के लिए किया है। अब जिसके चलते उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो हिंदू एंटी हिंदू हैं, हिंदुत्व के विरुद्ध हैं। अब औरंगज़ेब के फैंस क्लब का वो लीडर हैं, उनको औरंगज़ेब के साथ खड़ा कर दिया गया। औरंगज़ेब की पहचान हिंदुस्तान के जनमानस में इस तरीके से क्रिएट की गई है कि वो एंटी हिंदू थे और साथ ही साथ उन्होंने हिंदुओं का उत्पीड़न किया है, मंदिरों को तोड़ा है। इस पर इतिहासकारों के अपने पक्ष विपक्ष में बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं, हमें उसमें नहीं जाना है। लोगों के अपनी अपनी विचारधाराएं हो सकती हैं, किसी के लिए अच्छा हो सकता है, कोई शासक किसी के लिए बुरा हो सकता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन महाराष्ट्र में औरंगज़ेब की छवि अच्छी नहीं मानी जाती है। खास करके मराठा जो है औरंगज़ेब को जो है एक ऐसे शासक के रूप में देखते हैं जिसने मराठा अस्मिता को, प्राइड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने औरंगज़ेब के अत्याचार से रोकने के लिए महाराष्ट्र के लोगों को इकट्ठा किया और मुगल जो साम्राज्य था उसके खिलाफ संघर्ष किया। हालांकि ये संघर्ष धार्मिक नहीं था, ये एक क्षेत्रीय जो भावना थी, एक क्षेत्रीय राज्य का जिस तरीके से विस्तार होना चाहिए, जो एक क्षेत्रीय आकांक्षा थी, एस्पिरेशन था, उसके ये रिफ्लेक्शन था, उसका ये एक्सप्रेशन था। इसमें हिंदू और मुस्लिम जैसा कोई पुट नहीं था, जैसा कि आज हम देखते हैं। क्योंकि शिवाजी की जो पॉलिसीज थी वो एंटी मुस्लिम नहीं थी, वो प्रो हिंदू नहीं थी, वो तो मराठा अस्मिता की बात कर रहे थे, एक मराठा स्टेट की, जैसे कि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा जैसे छोटे छोटे स्टेट जो साउथ में थे वो भी मुगलों का विरोध कर रहे थे। ठीक वैसे ही मराठा राज्य जो है मुगलों का विरोध कर रहा था। ये तो एक पक्ष हुआ। अब चूंकि शिवाजी के इस प्रतिरोध को हिंदुत्व के साथ जोड़ा गया कि एक ऐसा शासक जिसने हिंदुओं का उत्पीड़न किया, और औरंगज़ेब को एक ऐसे शासक के रूप में, एक ऐसे मुगल शासक के रूप में पहचान बनी है जिसको हिंदुओं का उत्पीड़क माना जाता है। अब उस फैन क्लब का लीडर कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। तो राजनीतिक रूप से ये उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा हमला था। अब उन्होंने क्या किया कि अब इसका जवाब कैसे दिया जाए। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो है, सेकुलर दल जो है, जो सो कॉल्ड सेकुलर दल है, उनके लिए मुगल, बाबर, औरंगज़ेब शब्द का इस्तेमाल करती रही है। अब क्यों उन्होंने शिवसेना के उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे जी के लिए कर दिया। अब उद्धव ठाकरे के लिए हुआ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अमित शाह जी के नाम में शाह है और शाह नाम जो है अहमद शाह अब्दाली में भी है, तो वही जो है शाह के वंशज हैं। और सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि अहमद शाह अब्दाली जो है अमित शाह अहमद शाह अब्दाली हैं। अब ये ऊपर से तो अहमद शाह अब्दाली दिखता है, लेकिन अगर इसकी मीनिंग को आप समझेंगे तो अहमद शाह अब्दाली कौन था? अहमद शाह अब्दाली एक अफगान शासक था। उसने भारत में 1761 पर आखिरी आक्रमण किया, इंपॉर्टेंट, जो कि पानीपत की तीसरी लड़ाई के नाम से जाना जाता है। उससे पहले भी 1948 से उनके तमाम हमले भारत पर हो रहे थे। अब जब 1761 पे अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ तो उसका सामना मराठों से हुआ। मराठों की जो आर्टिलरी थी, जो तोपखाना था, उसका नेतृत्व एक मुसलमान इब्राहिम खां गारदी कर रहे थे। हालांकि इसको भी मजहबी एंगल में देखा जाता है, समझा जाता है, लेकिन इतना इसमें मजहबी पुट उस वक्त नहीं था जितना कि आज है, क्योंकि मराठों के साथ
जब अहमद शाह अब्दाली का लड़ाई हुई तो उस समय उस वक्त राजपूताना के राजपूत शासकों ने और साथ ही साथ जाटों ने और साथ नहीं दिया, इसी तरीके से अवध के नवाबों ने भी साथ नहीं दिया, इसी तरीके से रोहिलखंड के शासकों ने भी साथ नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के ये एक प्रकार का मध्यकालीन जो या मेडिवल पीरियड का जो एक ट्रेडिशन था उसी का वो आप उसको विस्तार मान सकते हैं, एक्सपेंशन मान सकते हैं। लेकिन हालांकि आज वो एक मजहबी सियासी रंग ले चुका है। अब अहमद शाह अब्दाली क्यों कहा? अहमद शाह अब्दाली ने मराठों के ऊपर आक्रमण किया, मराठों की उसमें बड़ी तादाद में जो है जाने गई पानीपत के तृतीय युद्ध में, और मराठा साम्राज्य को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान इस पानीपत के तृतीय युद्ध की वजह से पहुंचा, क्योंकि एक इतिहासकार गुजरे उन्होंने ये बात कही है कि मराठों को पानीपत में इस तरीके से नुकसान पहुंचा कि जब कि उनको वो सो गए एक तरीके से, और जब वो जागे तो उनसे निपटने के लिए अंग्रेज खड़े थे। क्योंकि 1761 में जब आप देखते हैं कि पानीपत में मराठों की हार होती है, उसके बाद फिर मैसूर का किस तरीके से उरूज होता है और फिर लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ताकतवर होती चली जाती है, और 1802 तक आते आते जो बेसिन का एग्रीमेंट हुआ है, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, कि वहां पे आते आते वो कंपनी के एक स्पॉन्सर्ड स्टेट मराठा राज बन जाता है। तो कुल मिलाकर के अब उन्होंने इस तरीके से दिखाया है कि जिस तरीके से शिवसेना को तोड़ा गया, जिस तरीके से महाराष्ट्र में उनके सिंबल को छीना गया, जिस तरीके से महाराष्ट्र में मराठा राजनीति के सिरमौर बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को उनकी पार्टी से बेदखल कर दिया गया, वो कहीं ना कहीं मराठा अस्मिता पर हमला है। ठीक वैसे ही जैसे कि अहमद शाह अब्दाली ने किया था, और चूंकि शाह नाम जो है अमित शाह जी के नाम में है तो इसलिए वो वंशज हैं। ये तो हुई राजनीति, लेकिन आएगा भारत की राजनीति में कोई मुगल, कोई तुर्क, कोई अहमद शाह अब्दाली। क्या भारत की राजनीति मुस्लिम जो फिगर्स हैं, जो मध्यकालीन, जो मेडाइवल पीरियड की हैं, जो मध्ययुगीन हैं, जिनका सरोकार निश्चित रूप से वो भारत के इतिहास का अंग है, उसको तो आप निकाल नहीं सकते, लेकिन उनसे प्रेरणा कौन ले रहा है, उनको कौन अपने जीवन में साक्षात, हालांकि सिलेबस से उनका हिस्सा कम होता जा रहा है, सिलेबस में वो कम होता जा रहा है। जैसे कि अभी नई नई सांसद जो चुनी गई हैं कैराना से इकरा हसन ने, उन्होंने भी अपनी डिबेट में ये बात रखी कि मुगलों की हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, तो वो डिस्टॉर्शन हो रहा है, साथ ही साथ उनका सिलेबस में हिस्सा कम होता जा रहा है। लेकिन जब हम पब्लिक डिस्कोर्स में बात करते हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बात करते हैं, तो मुगल ही देश की राजनीति को तय कर रहे हैं क्या? क्या अब अगवान भी तय करेंगे अहमद शाह अब्दाली की शक्ल में? क्या औरंगजेब के साथ साथ अब अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों की लड़ाई तय करेगी महाराष्ट्र के चुनावी जंग को? ये सारे वो सवाल हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। देश का प्रबुद्ध नागरिक को ये समझना चाहिए कि ये वो विषय नहीं है जो हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारी समस्याएं हैं बेरोजगारी, हमारी समस्याएं हैं विकास, हमारी समस्याएं हैं देश में एक ऐसे वातावरण की जो महाराष्ट्र को, जो कि देश की आर्थिक राजधानी है, अगर महाराष्ट्र तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र में वो ऊर्जा है जो देश को आगे ले जा सकती है, जो देश को 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी से तीसरी और पहली बड़ी इकोनॉमी में बदल सकता है, वो महाराष्ट्र में। उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किसकी हो रही है? अहमद शाह अब्दाली की। चर्चा किसकी हो रही है? औरंगजेब फैन क्लब की। तो हम आम नागरिकों को ये समझना है कि हमें कैसे वोट करना है, किनको वोट करना है, किस लिए वोट करना है, क्या यही हमारे सरोकार हैं? आप कमेंट कर सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं, कैसा मेरा एनालिसिस लगा। हमारा उद्देश्य राजनीतिक नहीं है, बल्कि जनता का जागरण करना है, भारत को विकसित भारत बनाना है, ताकि देश में जागरूकता आए, लोकतांत्रिक मूल्य लोगों के बढ़ें, लोकतांत्रिक समझ बढ़े, लोगों के जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनके आधार पर वोटिंग ना हो, बल्कि जन सरोकार से जुड़े हुए विषयों पर लोग संगठित हों, धर्म से ऊपर उठें, अपनी जातियों से ऊपर उठें और देश के लिए वोट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।